अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान। आज आपके सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। ये सवालात इस हवाले से भी अहम हैं कि इनके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। आप जहां कमेंट करते हैं अपने सवालात, वहां पर मैं रिप्लाई तो कर देता हूं अगर पॉसिबल हो, अगर वो उसका आंसर छोटा हो, लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद डिटेल के साथ आपके साथ जब शेयर करनी हो तो मैं मुनासिब समझता हूँ को एक छोटे से वीलॉग की सूरत में आपके साथ शेयर करूँ ताकि बाकी बिरादरान भी वो चीज़ें देख लें। कुछ दिनों से मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ यूरोपियन न्यूज़ को, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ कॉमन नज़र आई वो ये कि आज से चंद साल पहले जो एक टैका बना था कि हर बंदे ने एपी माकरन लेना है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट लेना है, वो वैल्यू, वो रैंकिंग और वो डैशिंग, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आते कुछ दिनों में या कुछ माह में इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। यानी ये जो मैं एपी माकरन की बात कर रहा हूँ, वो एपी माकरन लेने की जो ख्वाहिश है वो यही है कि आप फर्दर कंट्रीज़ में जाके, यूरोप में जाके आप काम कर सकें। आपके क्वेश्चन के साथ आज का वीलॉग भी रिलेटेड है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी रिलेटेड है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसी हवाले से कहने का मकसद ये था कि एपी माकरन की वो जो एक अपीयरेंस थी, जिस हिसाब से वो जो टॉप रैंकिंग पे वो जो अपीयरेंस थी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी रैंकिंग बहुत गिर गई है, अभी भी या फर्दर जो आदिया परा मुनीस है, ये जो रेजिडेंट परमिट है, उनसे वैल्यू में काफ़ी इसकी अपनी एक पहचान है। लेकिन अगर आप फर्दर कंट्रीज़ के साथ मुवाजना करें तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू मुझे कम होती नज़र आ रही है। मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। पहले नंबर पे आप एपी माकरन लेते क्यों हैं? सिर्फ जो मेन रीज़न है वो ये कि आप अगले यूरोप शेंजन कंट्रीज़ में जाकर आप जॉब कर सकें, इसकी सबसे बड़ी वजह है ये। दूसरी, जिस कंट्रीज़ में आप ये रहते हैं वहाँ पर आपको एक सेकंड क्लास नेशनल हो जाते हैं, सिर्फ वोट पोल नहीं कर सकते। बाकी जिस कंट्री का लॉन्ग टर्म या एपी माकरन आपके पास होता है वो आप सेकंड क्लास कैटेगरी के नेशनल होते हैं, यानी सिर्फ आपके पास पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड लेना रह जाता है और अदरवाइज़ आपके पे सारे कानून उसके लगते हैं। तो इसकी जो खैर मेन रीज़न यही होती है कि आप आगे जाके काम करें, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि आप पाकिस्तान जाकर नहीं रह सकते ज़्यादा। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है यूरोप में, उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो ख़ास और जिसकी हैवी पावर जिसे कहते हैं वो 10 साल कार्ड या फॉरएवर कार्ड की है, यानी जिस पे आपको काफ़ी छूट भी है, पाकिस्तान भी आप रह सकते हैं, पीआर की, यानी जिसे हम परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं। अब जब से कुछ यूरोपियन ममालिक ने अपनी अपनी स्कीम चलाई, तब से कुछ अर्सा पहले से इसकी वो वैल्यू अब थोड़ी सी कम इस हवाले से हुई कि इसके इक्वल, यानी इसके जो बराबरी सतह के जो इख्तियारात हैं वो आपको मज़ीद बाकी कुछ ऐसे स्कीम चल पड़ी हैं यूरोप से कि वो भी आपको प्रोवाइड हो रही हैं। यानी मैं आपको ये भी बताऊं, ये कल बायलैटरल सिग्नेचर हुआ है पुर्तगाल का इंडिया के साथ। वो क्या? वो ये कि जिसमें लेबर से लेके मीडियम लो स्किल्ड वर्कर से लेके हाई स्किल्ड वर्कर तक उन्होंने कह दिया कि इंडिया से आ जाएं। यानी एक ये बहुत बड़ी, कहने का मकसद ये है कि अब यहां पर एपी माकरन तो नहीं, यानी उन्होंने डायरेक्ट आपको इख्तियार दे दिया। आप जाहिर सी बात है वहां से लेबर उठाएंगे, वो लीगल होगा, फर्दर कंट्रीज में भी जाएगा। एपी माकरन में क्या था, आपने बेल्जियम, जर्मन और स्वीडन, जो बहुत ज़्यादा एक फैशन बना हुआ है वो जर्मन और स्वीडन का है कि जहाँ पर एपी माकरन लिया निकल गए। फर्दर कंट्रीज़ में क्या था? फर्दर कंट्रीज़ में यह था कि वहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो हो रहे थे, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, मैंने खुद दो मेरे दोस्त ब्रदर जो इटली से आए थे फ्रांस, मैंने उनको जॉब पे लगवाया था फ्रांस में, उनके पास पीआर थी इटली की। यानी जो मैंने चीज़ें देखी,
बाकी कंट्रीज़ में, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में अगर मालिक कोई हायर करना चाहे तो वो पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट पे आपकी प्रोजलिप्सी या आपको वो एक एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर वो हायर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अब ये तफसील इस तरह मैं अपने कुछ अल्फाज समेटता हूँ और आता हूँ अपने आपके सवालात की तरफ। पहला सवाल ये है कि दो सवालात हैं और इसी पे आज का प्रोग्राम भी आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा। एक हमाद चौधरी हमारे ब्रदर हैं, बहुत अच्छे हैं। आई विल से दैट आई रियली अप्रिशिएट हमाद चौधरी योर सपोर्ट, बिग सपोर्ट, बिग रिस्पेक्ट फॉर यू। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एपी माक्रोन जब मिल जाए और हम जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन में पेपर चेंज किए बिना अगर काम करें, क्या काम कर सकते हैं या लाजमी है ग्रीस के पेपर उन मुल्कों में चेंज कराने पड़ेंगे, और अगर हम चेंज ना करवाएं और उन मुल्कों में काम इजी कर सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि एपी माक्रोन पर हम फ्रांस काम कर सकते हैं और डायरेक्ट फ्रांस से पाकिस्तान जा सकते हैं, या हमें ग्रीस का जो है एंट्री एग्जिट यूज़ करना पड़ेगा दोबारा फ्रांस के लिए। ये दो क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगा वीआईपी क्वेश्चन। और ब्रदर्स, पहले पार्ट पे मैं आपको आंसर देता हूँ। मज़े की बात ये है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें फ्रांस भी रिलेटेड है और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो बात मेरे तक है या जितना मेरे पास इल्म है या जितना मैंने अपनी आंखों से पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, पहले पार्ट पे जाते हैं कि एपी माक्रोन जब मिल जाए तो क्या हम जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन में पेपर चेंज किए बिना काम कर सकते हैं, और या लाजमी है ग्रीस के पेपर वहाँ चेंज करवाना। देखिए, आपके इसी पार्ट पे इसको क्वेश्चन देने से, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक सितंबर 24 ऑफ सितंबर 2020 की एक न्यूज़ सुनाता हूँ। वो क्या न्यूज़ है? यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रोपोजेज न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम। 2020 मंथ सितंबर, उसमें ये एक यूरोपियन कमीशन ने एक मुसवदा पेश किया था आपसे। इसके चार बड़े नकाद ये हैं ब्रदर कि एक, फाइनलाइजेशन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड डायरेक्टिव टू अट्रैक्ट द हाईली स्किल्ड टैलेंट नीडेड इन डिफरेंट लेबर मार्केट। पहला जो इसका चार कैटेगरीज थी, पहली जो कैटेगरी में उस मुसवदे की थी वो ये थी कि एक फाइनल किया जाए इसको, प्रोसेस को, जिसमें ब्लू कार्ड, मैंने पिछले वीलॉग में ब्लू कार्ड के बारे में भी जिक्र किया है कि ब्लू कार्ड के जो होल्डर हैं, उन ब्लू कार्ड के म्यार पे पूरा उतरने वाले स्किल्ड वर्कर को नॉन यूरोपियन कंट्रीज, जो थर्ड कंट्रीज से, वहाँ से हायर किया जाए। यानी जो स्किल्ड वर्कर हैं हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वेयर एवर, जो यूरोप में नहीं है, वहाँ से थर्ड कंट्रीज से जो लोग आएंगे वो आके ईयू कार्ड ले लेंगे। अब ईयू कार्ड की अपनी वैल्यू है अपनी जगह पे, वो ईयू कार्ड लें। अच्छा, सेकंड नंबर पे, रिवीजन ऑफ द सिंगल परमिट डायरेक्टेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर लो एंड मीडियम स्किल्ड वर्कर। सेकंड कैटेगरी में उन्होंने ये मुसवदा पेश किया था कि जो सिंगल परमिट, जो पिछले वीलॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो बेल्जियम ने शुरू अब कर लिया है सिंगल परमिट, कि अगर कोई वहां पर जाता है विजिट करने और अपना लीगल प्रूफ शो करता है कि मैं लीगल इंटर हुआ हूं बेल्जियम में, और अगर वो काम या जॉब लेने में कामयाब हो जाता है तो वहां पर उससे जो है विद इन 3 मंथ उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर उसे अलॉट किया जाएगा, और उसी के साथ साथ उसके पेपर, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देगी सारी, यानी आपको वो सिंगल परमिट दिया जाएगा। अब इस सिंगल परमिट का मुराद ये है कि वो एक सिंगल परमिट, यानी उसी में आदिया परामुनिस और आदिया वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट जो है वो सेम सिंगल परमिट होगा, जो अब आजकल यहाँ कार्ड में इसको कहते हैं सिंगल परमिट। यानी इसका इजरा किया जाए, अगर कोई बाहर से आता है तो उसको डायरेक्ट सिंगल परमिट इशू किया जाए। यानी एक इसकी थी जिसमें हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं आते। बात, अब ये पॉइंट आपने नोट करना है, जो पहली कैटेगरी थी वो ईयू कार्ड की थी,
जिसमें हाई स्किल्ड वर्कर, जिसमें इंजीनियर, आईटी के स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मेडिसिन से अगर किसी कोई रिलेटेड है, फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स, वो हाई स्किल्ड वर्कर में आते हैं, उनके लिए ईयू कार्ड था। उसके बाद जो लो कैटेगरी थी वो थी मीडियम या लो स्किल्ड वर्कर की, जिसमें मजदूर तबका आता है, उनके लिए सिंगल परमिट था। यानी मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूं कि अब लाजमी नहीं कि आप एपी मैक्रोन के ख्वाब देखें, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से आने वाले अफराद हैं, क्योंकि 10 साल का तो अगर आप यूनान में 10 साल के तो आप भूल जाएं, पीआर तो गई हाथ से। अब एपी मैक्रोन ले गया, उस पर आप पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, हाल बता आपको काम आएगा यूरोप में अगर आप जाके काम करना चाहें। तीसरे नंबर पे रिवीजन ऑफ द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस डायरेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट था। रिवीजन ऑफ द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस डायरेक्टिव टू स्ट्रेंथन the rights of residents to move and work in the member states। ये था वो एपी मैक्रोन का कानून जो इस मुसवदे में पेश किया गया था 24 सितंबर 2020 को। अफसोस कि तीनों की तीनों कैटेगरीज पे काम होना शुरू हो गया। एक ये शेक ऐसी है कि अभी तक इस पे काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जिनके पास एपी मैक्रोन है या जिनके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है किसी भी शेंगन स्टेट के, उन्हें आप शेंगन स्टेट या यूरोपियन में, पूरे यूरोप में आप उसको फ्री एक्सेस दे। यानी आपने आज एपी मैक्रोन लिया, कल को आपका दिल करे, मैं लाजमी नहीं कि मैं स्वीडन या मैं इधर जर्मनी जाऊं, आपका दिल कर गया मैं स्पेन में जाके कारोबार करता हूं, आपका दिल कर रहा है मैं फ्रांस में जाके जॉब करता हूं, आपका दिल कर रहा है मैं इटली जाता हूं, आपका दिल कर रहा है मैं ऑस्ट्रिया जाता हूं, आपका दिल कर रहा है मैं और किसी कंट्री में चला जाता हूं, तो वहीं पे जाते ही आप वो अपना सबमिट करके अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लें और जॉब तलाश करें या वगैरह वगैरह जो प्रोसेस। ये चीज़ अफसोस, एक इस पे खुशी की खबर ये थी कि फ्रांस ने वोट डाल दिए थे कि मैं ये अडॉप्शन के लिए तैयार हूं। यानी अगर कोई एपी मैक्रोन वाला फ्रांस में आता है तो मैं उसी वक्त उसको चेंज कर दूंगा। लेकिन फड्डा किसने डाला था? हंगरी ने, पोलैंड ने और कुछ ममालिक हैं जिनकी तफसील अब मैं भूल गया हूं, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं आज का। अब उम्मीद ये है कि आते दिनों इस पर भी काम होगा। यानी अगर बाकी तीनों चीजों पे काम होगा। अब 36वीं कैटेगरी ये थी कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एन ईयू टैलेंट पूल, यानी जो जितने भी, अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं यूरोप में, चाहे वो लेबर है, चाहे वो हाई स्किल्ड है, चाहे मीडियम स्किल्ड है, उन्हें फ्री हैंड किया जाए कि वो बाकी के कंट्रीज में भी जाके वो जॉब वगैरह कर सकें। सो ये एक लिहाज से पहले तीन से ही मिलती जुलती है। अब बाकी दोनों पे तो काम हो गया। ईयू को भी उन्होंने, ईयू जो ब्लू कार्ड है उस पर भी उन्होंने आसानी कर दी। इसके साथ सिंगल परमिट भी उन्होंने इजरा शुरू कर दिए। पुर्तगाल ने आज कल की बात है बायलैटरल साइन इंडिया के साथ की है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, और वहां से अब लेबर भी जाएगी पुर्तगाल, सब जा रहे हैं पुर्तगाल, और कल को वो वहां पे लीगल हो गया, उनका दिल किया तो वो बाकी के शेंगन स्टेट्स में भी जाके काम करेंगे। अच्छा, जर्मनी आप देख लें, जर्मनी ने स्टार्टअप वीज़े शुरू कर दिए, जॉब सीकिंग वीज़े शुरू किए हैं, वहाँ से भी वो लोग उठा के आ रहे हैं, जॉब देख रहे हैं जो पढ़े लिखे अफराद हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप कम अज़ कम 10वीं तक तो ज़रूर पढ़ें, और डायरेक्ट ही ना आप सारा कुछ छोड़े छाड़े, 10वीं भी नहीं की, 9वीं की और मैट्रिक भी नहीं की, और आपने बस लगाया और चलो गैर कानूनी चलते हैं। भाई अभी इस वक्त दुनिया चेंज हो रही है। यूरोप में इस वक्त बहुत बड़ा एज क्राइसिस है, लेबर क्राइसिस है, और आते दिनों मजीद इनको ज़रूरत होगी लेबर की। खाली जर्मनी ने अनाउंस किया है 4 लाख लेबर है, तो आप अपनी तालीम पे थोड़ा ध्यान रहे। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में आईटी की फील्ड बहुत एडवांस है। आप कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में जाएं, हार्डवेयर में जाएं, आईटी में जाएं, आप कम से कम मैट्रिक तो करें, एफए तो 12वीं तक तो पढ़ें, जमात तक, और आपको फिर वीज़े भी मिल जाते हैं। नोमैड वीज़े शुरू हुए हुए, अगर आप पढ़े लिखें तो आप ये सारी चीज़ें देखें। लाजमी नहीं आप अपने खर्चे करें और गैर कानूनी शुरू करें, सफ़र करें, अपने मुल्क का नाम बदनाम करें। यहाँ पे भी आपके आते साथ ही कोई ना सुनने वाला ना कुछ। खैर ये टॉपिक नहीं, लेकिन रिलेटेड बात ये थी। अब मैं आता हूँ ब्रदर आपकी तरफ। देखिए ये बात सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि ये वो कानून था जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड था, कि ये जो एपी मैक्रोन वाला है, अनफॉर्चुनेटली हम अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इन दिनों अगर अभी किसी के पास पीआर भी होती तो वो जो है वो उस पर भी वो काम अगले यूरोप कर सकते थे। और आते दिनों आप देखिएगा कि ये
मज़ीद सहूलतें मिलेंगी, क्योंकि एपी माकरॉन तो अभी सिर्फ जर्मनी में एक्सेप्टेबल है, स्वीडन में एक्सेप्टेबल है, ओवरऑल जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ये आप कहती हैं कि अगर मैं जर्मनी या स्वीडन जाऊं तो क्या मैं बगैर एपी माकरॉन चेंज किए मैं वहाँ पर जॉब करूं या ना करूं? देखिए, पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फ्रांस में पीआर चलती थी 10 साल वाला कार्ड, अब चूंकि वो नहीं है तो 3 साल वाले कार्ड पे भी अगर आपको कोई मालिक वहाँ रखता है तो वो आपको जॉब पे रख सकता है। एपी माकरॉन जो है वो फ्रांस में फ़िलहाल ओपनली वो नहीं चेंज हुआ। फ्रांस पे आपको सिंपल आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसकी ट्रांसलेशन करवाएं फ्रेंच में, फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी ट्रांसलेशन अगर फ्रांस जाते हैं तो यहाँ से मत करवाएं, फ्रांस जाके करवाएं, एम्बेसी से करवा लें, तो वो उस पर आपकी प्रोजलिप्सी मालिक कोई चाहे तो वो आपको रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 3 महीने के बाद वो आपको ऑटोमेटिकली सोशल सिक्योरिटी नंबर देंगे, उसके बाद आपका 2 साल के एनसी में टैक्स पेड होगा और उसके बाद आप अपना फ्रेंच सिजोर जो है सिजोर जिसे कहते हैं और रेजिडेंस परमिट आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन की मैं आपको बात बताऊं, वो आपको हिलने भी नहीं देंगे, वहाँ पे आपने मस्ट चेंज करवाना है। बट द फैक्ट इज़, जो गुड थिंग है वो ये कि आप चेंज करवाएं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वहां पे अपने पेपर चेंज करवाएं, क्योंकि आप वहां के सोशल अलाउंसेस जो हैं वो उनसे मुस्तफीद नहीं हो सकते अगर आप नहीं चेंज करवाते। एक, आप काम वहां पर खतरे में करेंगे, क्योंकि जर्मनी और स्वीडन आपको हिलने नहीं देगा, आपको काम खुले तरीके से नहीं करने देगा जब तक आपने वहां पे इंदराज ना करवाया अपना बाकायदा कानूनी तरीके से। तो वहां पर आप अपना पेपर चेंज करवाएं। बट द गुड थिंग इज, ये एपी माकरॉन आपका ख़त्म कभी भी नहीं होगा। आप चाहें तो वापस आएं और अपना एपी माकरॉन रिन्यू करवा लें। आप 2 ममालिक की, 2 यूरोपियन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन आप रख सकते हैं, नेशनलिटी नहीं रख सकते, पासपोर्ट नहीं रख सकते उनके, ये आपको पता है। और दूसरे नंबर पे आपने ये पूछा कि अगर फ्रांस से मैं डायरेक्ट ट्रैवल करूं। देखिए, अच्छा, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ना, मैं उस पर एक अपनी आप बीती आपको सुनाऊंगा, आप ज़रूर सुनिएगा। वो आपके सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, और वो एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि ये गलती आप भी ना करें, कोई जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम। फ्रांस का आपने कहा कि मैं अगर डायरेक्ट जाऊं, देखिए फ्रांस थोड़ा सा इस वजह से भी सख्त है कि कुछ उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हालांकि स्वीडन, मैंने बाकी कंट्रीज़ देखी वो इतने सख्त नहीं रहे, स्पेशल इस इशू पे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बल्कि अगले क्वेश्चन में वो डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको ये बताऊं, देखिए मैंने पिछले वीलॉग में कहा था, अभी जो ISIS जो एक सिस्टम डेटाबेस का जो शेयर होने जा रहा है आपका ये जो ISIS जो सिस्टम शेयर होने जा रहा है, जो आपके फिंगरप्रिंट से या आपका डाटा है, ये 2022 से बाकायदा पूरे एयरपोर्ट्स पूरे यूरोप में आपको वो आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो देख सकेंगे, आपको आराम से जज कर लेंगे। फ्रांस से अगर आप जाते हैं पाकिस्तान फ्लाई करने तो वो आपको देख लेंगे कि आप यहाँ से ग्रीस से आए हैं और आप पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या आप ग्रीस से क्यों नहीं सफ़र, वो पूछेंगे। वापसी पे भी आपको पूछेंगे कि आप यहाँ पे आए। इसमें एक चीज़ है, आप ट्रैवल तो कर सकेंगे, लेकिन अगर आप ग्रीस में ठीक हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं, आप फ्रांस से ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन वापसी पे एक प्रॉब्लम आपको होगी। वो नेक्स्ट मैं पार्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं कि फ्रांस अगर आप रहते हैं और कानूनी तरीके से जॉब कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि आप उन्हें साफ साफ कहें कि मैं ये जॉब है, ये मेरी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ। वो फिर आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप इस तरह ट्रैवल करके जाते हैं ग्रीस के पेपर्स पे, तो वापसी अगर आप उधर आते हैं तो फिर वो मैं अब सेकंड क्वेश्चन में आपको एक वजह बताऊंगा कि आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और खैर, बेहतर ये है कि अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं तो आप अपना ट्रैवल के दौरान आप उनको बताएं कि मैं इस वक्त यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर हूँ, बाकायदा कानूनी तरीके से मेरा ये घर है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप ये जॉब का कॉन्ट्रैक्ट अगर दिखाएं। वरना अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रीस से ही ट्रैवल करें पाकिस्तान के लिए, जब तक आपके पास वहाँ का कोई मकान या काम का कोई लेटर वगैरह नहीं आता, तो तब तक आप फ्रांस से ट्रैवल ना करें पाकिस्तान के लिए।
अब इसकी मैं वजह आके आपको बताता हूँ। शाबी ऑफिशियल लिखते हैं, ब्रदर आपने नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम के साथ प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखा करें। पारादासी लेटर पर यूरोप कंट्री में जा सकते हैं या नहीं? मैंने वकील से बात की थी, वो मुझे कह रहा था कि बेहतर है कि आप इन लेटर पे ट्रैवल ना करें, लेकिन जो ये लेटर है ये कानूनी हैसियत कामिल है। तो मैंने कुछ बंदों को भी देखा, वो फ्रांस से होके आए और ट्रैवल करके आए बाकायदा उसी लेटर पे। तो आप बेसिकली देखिए, ये कोई ख़तरा नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत नुकसान हुआ तो मे भी वो आपको कहें कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपको वो टिकट का नुकसान होगा और कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जिस कंट्री में भी जाना है तो आप ये पारातासी का जो लेटर है आप इसको उस कंट्री की लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवा लें और साथ रख लें, तो आप उनको शो कर दें कि भाई ये मेरे पास एक लीगल है और मैं इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। अब एक बात आप सुने, 4 साल पहले मैं यूनान से, ये बात सिर्फ फ्रांस के हवाले से, क्यों आज जिक्र भी फ्रांस का हुआ और फ्रांस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में हुई लेकिन इतना किसी को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे भी हुई थी और एक फ्रांस की थोड़ी सी सख्ती भी थी। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आप भी अपने जहन में रखें। आज से शुरू में मैं जब फ्रांस शिफ्ट हुआ 4 साल पहले, तो मेरा दूसरा उस वक्त शायद टूर था, विद फैमिली था मैं उस वक्त वहाँ पर। मैं पासपोर्ट तो आपको नहीं दिखा सकता, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं ऑन द स्क्रीन, लेकिन मैं आपको ज़ुबानी कलामी ये किस्सा सुनाता हूँ और आप ये एहतियात कीजिएगा। मैं डिपोर्ट हुआ हूँ फ्रांस से। आज से 3.5 साल पहले जब मेरा दूसरा टूर था, मैं फ्रांस गया और मैंने गलती क्या की, ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा गौर से सुने। मैंने, चूँकि मैं टिकट खुद ही काटता हूँ कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठा, तो मैंने एक टिकट निकाली नहायत सस्ती, और वो टिकट थी सर्बिया की, यानी एथेंस से बेलग्रेड मैंने फिर एक दिन में घूमा बेलग्रेड, वहाँ पर मैंने होटल में स्टे किया और नेक्स्ट डे जो मेरी फ़्लाइट थी वो बेलग्रेड से पेरिस की थी। जब मैं बेलग्रेड से पेरिस के लिए फ़्लाई किया, वहाँ तो मुझे सर्बिया में तो कोई टेंशन नहीं हुई। तो वहाँ से पेरिस में चला गया। मैं पेरिस गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया इमिग्रेशन पे। वो कहते हैं कि आप बेलग्रेड से आए हैं, क्या करने आए हैं? अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि इस तरह बाकायदा फैमिलीज़ है, मेरे पास उस वक्त घर का कोई लेटर, कोई चीज़ भी नहीं थी। और वो गलती भी ये हुई, वो कहते हैं कितने दिनों के लिए आए हो? मैंने कहा 6 महीनों के लिए आया हूँ। पैसे कितने हैं? मैंने कहा 3000 यूरो मेरे पास है। कहते हैं फिर 3000 यूरो आपके पास पैसे कम है, आपको हम एंट्री नहीं दे सकते। एक वक्त के लिए मैं काफ़ी परेशान हुआ, मेरी फैमिली इधर है, बच्चा इधर है, और मैं कैसे, अब ये क्या माजरा बन गया मेरे साथ। मैं ज़हनी तौर पर काफ़ी अपसेट हो गया। वो कहते हैं कि नहीं, आपको आज होटल में रखेंगे, आपको कल की फ़्लाई करवानी है। वो कहते हैं आए कहाँ से हो? मैंने कहा ग्रीस से आया हूँ। कहते हैं ठीक है। मैंने तो पासपोर्ट पे अब मेरे लिखा हुआ था कि मैं मेरी जो बर्थ है, मैं ग्रीस में हुआ हूँ। वो कहते हैं कि इस पे तो लिखा हुआ है कि तुम ग्रीस में पैदा हुए और पासपोर्ट तुम्हारे पास पाकिस्तानी है, यूनानी क्यों नहीं? मैंने कहा अब ये उनसे जाके पूछो, अभी तक नहीं दिया। वो कहते हैं अब ये भी कंफर्म करना है कि तुम पैदा वाकई हुए हो या नहीं। चलो, नई कहानी बन गई। मैंने कहा खैर, उन्होंने एम्बेसी फ़ोन किया, वो तो कंफर्म कर लिया कि वाकई ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं, बच्चा भी उधर ही पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ होटल में रख लिया रात को। वो कहते हैं आप इधर होटल में आप रात रहोगे, सुबह की आपकी बेलग्रेड की फ़्लाइट है, क्योंकि वहाँ से हम आपको डिपोर्ट भी वहीं पर करेंगे। तो मैं ज़हनी तौर पे काफ़ी परेशान। फिर उन्होंने क्या किया कि जब टिकट मुझे दी कि आपकी सुबह की फ़्लाइट है, तो मैंने कहा भाई एक्चुअली देखिए, मैं बाल्कन कंट्री से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, मुझे सर्बिया आप ना भेजें। ऐसा करें, मैं अपनी जेब से आपको पैसे देता हूँ टिकट के, मुझे डायरेक्ट ही आप यूनान भेज दें, एथेंस भेज दें। वो कहते फिर ये चार्जेस आपको खुद पे करने पड़ेंगे। मैंने पे कर दिए। मैंने उनसे कहा वजह क्या बनी, आप मुझे ये बताओ, हर चीज़ मेरी ओरिजिनल, आप मुझे डिपोर्ट क्यों कर रहे हो एथेंस? वो कहते हैं भाई हमने आप पे जो हमारे पास लॉ हैं उसके मुताबिक हमने आपको रोका है। अब आपको मज़ीद तफसीलात, वो जब आप वापस जाएंगे आपको हम उसी वक्त आपको पासपोर्ट भी देंगे, हर चीज़ देंगे, और आपका जो ऑफिसर होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो आपको सारी डिटेल बताएंगा। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम आपको तफसील बताएं। परेशानी तो बनी हर घर में, लेकिन
अब मेरे अंदर ये एक वो तजस्सुस था कि मैं जल्द से जल्द टिकट निकालूं और मैं इनसे वजह पूछूं कि ये किस कानून के तहत आपने मुझे रोका। जब अगले दिन की मैंने टिकट निकाली और मैंने पे की और नेक्स्ट डे की आईजीएन की फिर मैंने टिकट ली, और वो जो ग्रीस एथेंस की फ़्लाइट थी नॉन स्टॉप थी। ठीक फ्लाइट्स के जहाज़ में घुसने से पहले वहाँ इमिग्रेशन का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर उनका वो जो सुपरवाइज़र है वो बैठा हुआ होता है। सुपरवाइज़र है या बहरहाल उसके पास अटेस्टेशन पावर होती है। तो वो खैर मैं उसके पास दरवाज़ा खोला तो मेरा था चौथा नंबर। मुझसे पहले वहाँ पर कुछ अफ्रीकन्स बैठे हुए थे जिनके मैंने देखा कि पासपोर्ट उनके वो खोल के ऊपर रेड स्टंप लगा रहा था, भाई आप 5 साल के लिए बैन हो गए, आप 5 साल के लिए बैन। मुझे उम्मीद थी कि ये मेरे पासपोर्ट पे भी इसी किस्म की स्टंप लगा देगा, और मुझे परेशानी ये थी कि मैंने वहाँ पर घर लिया हुआ था, मेरी जॉब थी, फैमिली थी, बच्चा स्कूल जा रहा था। खैर वो अलग कहानी थी। मैंने कहा चलो अब जो होगा सो होगा, अब देखा जाएगा। तो मैंने खैर उससे पूछा कि मैंने कहा मैं रीज़न पूछना चाहता हूँ, आप किस रीज़न के तहत मुझे भेज रहे हैं। वो कहते हैं आपके पास अभी मुझे इनसे पहले निपटने दो, जब तुम्हारा पासपोर्ट खोलूँगा तो तब। तो जब उसने उनको भेज के मेरा जब नंबर आया, उसने जब मेरा पासपोर्ट खोला तो फिर उसने उस ऑफिसर को बुलाया जिसने मुझे रोका था। उसने कहा कि आप इस लड़के को रोका किस खाते में। अब वो उसे बताने लग पड़ा। वो कहता है कि इस तरह इमिग्रेशन, और मुझे जो समझ आया बस इतना ही समझ आया। तो वो ऐसे ऐसे करने लग पड़ा। इतना मुझे पता चला कि वो मेरे पेजेस पासपोर्ट के खोल के देख रहा था और वो कह रहा था टूरिस्ट, इस तरह कुछ कह रहा था। तो वो उसको भेज के कहता ठीक है तुम जाओ। फिर उसने मुझे बुलाया, वो इंग्लिश बोलता था। उसने फिर मुझे सारी डिटेल इंग्लिश में बताई, और ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज़ की केयर कीजिएगा। उसने कहा देखो तुमने जो बयान दिया था इमिग्रेशन पे, पहले नंबर पे तुम्हें पता है कि अक्सर जब यहाँ पर यूरोप टू यूरोप फ्लाई करते हैं तो वो ग्रीन सिग्नल होता है, निकल जाते हैं। बहुत हुआ तो रास्ते में कुछ चेकिंग होती है, निकल जाते हैं। जबकि आप बाकायदा एक इमिग्रेशन बॉक्स से आए हो, बाकायदा जिस पे एंट्री आउट लगती है, स्टंप लगती है। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं आपको पता है क्यों आए हो? मैंने कहा नहीं। कहता है आपने एयर सर्बिया यूज़ की थी। मैंने कहा जी हाँ। कहता है आपको पता है कि ये एयर सर्बिया शेंजन में नहीं आती? मैंने कहा हाँ ये भी मुझे पता है। तो कहता है ये आपने जो सर्बिया है, या ये जो यूक्रेन है, या ये जो टर्किश, यानी जो वो फ्लाइट जो शेंजन कंट्रीज की नहीं, वो फ्लाइट जब यूरोप की जो नहीं, वो फ्लाइट जब आप लेकर आते हो तो आपको बाकायदा इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है, और आप पे जो कानून लागू होता है वो इमिग्रेशन का वो एक थर्ड कंट्रीज की फ्लाइट का लागू हो जाता है, जिस पे आप जितने दिन की स्टे करने के लिए यहां आते हो आपका हक बनता है कि आपने वो पैसे शो करने हैं 100 यूरो पर डे के हिसाब से। उस हिसाब से फिर मेरा जो हिसाब बना 6,000 यूरो मुझे शो करना था, जबकि मेरी पॉकेट में थे 3,000 यूरो। उस हिसाब से बनते थे 3 माह। आपने बताया 1 महीना, और अब जबकि आपने बताया 6 महीने में रहूंगा। उस कानून के तहत इन्होंने आपको रोक लिया। तो अब मसला ये मुझे फिर समझ आई। मैंने कहा तो इसमें अब मैं क्या करूं, मुझे वो टिकट सस्ती मिली थी। कहता बात इस तरह है कि हम चूंकि अब आप एक यूरोपीय यूनियन कंट्री के लीगल हो और हम भी यूरोपीय यूनियन और हम शेंजन मेंबर्स हैं, इसलिए मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपको डिपोर्ट करूं। हाँ अलबत्ता मैं आपको सिर्फ एक स्टंप लगाता हूं। फिर उसने मेरे पासपोर्ट पे एक स्टंप लगाई, उस पर कुछ कोड वर्ड लिखे और फिर लिखा कि नो एंट्री। उसने लिखा कि भाई आपको जो मैं ये नो एंट्री कर रहा हूं, आप ऐसा करो अब वापस जाओ, यूनान जाओ और कोई ऐसी फ्लाइट लेकर आओ जो इमिग्रेशन से ना गुजरो। आप ये पॉइंट नोट करें, यानी अक्सर आप जब ट्रैवल करते हैं इन शेंजन कंट्रीज में तो आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि खास तौर पे फ्रांस, आप कोई ऐसी एयरलाइन ना लें जो शेंजन रूट नहीं है। यानी अगर आप बाहर की कोई एयरलाइन लेते हैं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वहां पे आप जब इमिग्रेशन से गुजरोगे, जितने दिनों के लिए जाओगे उतने दिनों की आपको पॉकेट मनी शो करनी पड़ेगी 100 यूरो पर डे के हिसाब से, और वहां पे अकोमोडेशन भी शो करना होगा, जो कि मुझसे गलती हुई, मैं ज्यादा दिन बता के पैसे कम शो कर रहा था। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ शेंजन रूट लेके आओ, चाहे लुफ्थांसा का ले लो, चाहे आईजीएन का ले लो, चाहे अलिटालिया का ले लो, चाहे आप स्विस एयरलाइन का ले लो, चाहे आप इसका सास एयरवेज का ले लो। यानी वो
एयरलाइन जिस कंट्रीज में इस वक्त यूरो चल रहा है, या स्विस की भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी ख़ास तौर पे कहने का मतलब जो यूरोपियन रूट है, यानी जो शिंगन रूट है, अव्वल तो ये कोशिश करें वो एयरलाइन यूज़ करें जिस पे मिग्रेशन ना हो। जो भी आप यूक्रेन की, तुर्किश की, सर्बिया की, बोस्निया की या वगैरह वगैरह इन कंट्रीज़ की जो, या बाल्कन कंट्रीज़ हैं, या जो एशियन कंट्रीज़ की एयरलाइन यूज़ करेंगे तो आप इमिग्रेशन से गुजरेंगे। फिर मुझे समझ आई कि शायद मैं इमिग्रेशन से होकर आया हूँ, इसलिए ये बात भी ठीक कर रहा। फिर मुझसे रहा नहीं गया, जाहिर सी बात है एक परेशानी बनी थी। मैंने एक मिनट भी नहीं स्टे, मैंने फ्लाइट ली, मैं एथेंस आया, एथेंस आके मैं सीधा पुलिस के पास चला गया। मैंने कहा ये इस स्टंप का मकसद क्या है? फिर इन्होंने एक तो हंस के ऊपर से कहा कि पता नहीं आपको क्यों नहीं उन्होंने एंट्री दिया। मैंने कहा मैंने अभी वापस जाना है, क्या मुझे आपको तो मसला नहीं है, मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ। कहते नहीं आप टिकट लो, आप वापस जाओ, ये तो उनका है, इस पे खैर ये नहीं लिखा हुआ कि आप डिपोर्ट हुए हो, आपको एंट्री नहीं दी गई वक्ती तौर पे। फिर मैं समझ गया, मैंने टिकट निकाली, मैं उन्हीं पैरों पे मैं वापस आया तो फिर उन्होंने मुझे रोक लिया क्योंकि वो स्टंप सामने थी। फिर उन्होंने जब, लेकिन मेरे लिए वो अच्छी साबित हुई स्टंप कि मैं अब वो स्टंप जब भी फिर मैं उसके बाद 5-6 दफ़ा गया, वो देखते हैं स्टंप, कंप्यूटर अपनी मशीन में वो फीड करते हैं, डाटा चेक करते हैं, तो कहते हैं भाई ठीक है आपने सलूट की हुई है हमें पहले ही, वो फिर मुझे अब जाने देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं बच गया, वो इस वजह से कि हम यूरोपीय यूनियन के लीगल हैं। तो इसलिए आप भी जब ये कोशिश करें, इन ख़ास तौर पे इतनी कहानी मैंने आपको सुनाई, वीलॉग भी लंबा हुआ, जो पारातासी के लेटर पे अगर आप फ्रांस ख़ास तौर पे अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो सस्ती लाइन के चक्रों में कभी भी आउट ऑफ द शेंजन रूट ना इस्तेमाल कीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन के साथ प्लीज़ नाम ज़रूर लिखा करें। अगले वीलॉग में दोबारा हाजिर होते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।